बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर है, चैप्टर का नाम है जर्नल। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 8 जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। यहाँ देखो आई बटन आता रहेगा, वहाँ से भी आप चेक करें। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी सारे वीडियो के लिंक दिए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। आज जो हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपके पेज नंबर 87 पे दिया गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इसमें ओपनिंग बैलेंस दिया गया है अप्रैल 19 को। कैश एट बैंक, डेटर के दो नाम है, फिर स्टॉक, बिल्डिंग, ये सब एसेट्स हैं। और फिर क्रेडिट बैलेंस यानी लाइबिलिटी बैलेंस दिया है उन्होंने। क्रेडिटर है, क्रेडिटर में दो बंदे हैं, फिर बैंक लोन है। तो ओपनिंग बैलेंस एसेट्स और लाइबिलिटीज के दिए हैं, इसकी एक एंट्री आएगी। फिर बाकी जो नॉर्मल जर्नल एंट्री वो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जर्नल एंट्री में इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं हम अपने जर्नल एंट्री के फॉर्मेट की तरफ। फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया है मैंने, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। क्वेश्चन यहाँ फिर से ले लूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, तो 9 लिख लेते हैं यहाँ पे। और जर्नल एंट्री हमें पास करनी है हीरो एंटरप्राइजेस के बुक में। तो इन द बुक्स ऑफ हीरो एंटरप्राइजेज जर्नल एंट्रीज। और बच्चों जो महीना और साल है अप्रैल 2019, तो ये घड़ी घड़ी लिखना नहीं है आपको, एक ही बार लिख देना है और फिर डायरेक्ट एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो पहली एंट्री आपको जो पास करनी है ये एसेट्स की और लाइबिलिटीज की एंट्री पास करनी है। ठीक है, यहाँ डेबिट बैलेंस वो लिखना भूल गए हैं, यहाँ क्रेडिट बैलेंस लिखा है उन्होंने मगर ऊपर डेबिट बैलेंस लिखना भूल गए। डेबिट बैलेंस यानी एसेट्स, क्रेडिट बैलेंस यानी लाइबिलिटीज। अब बच्चों आपको 1, 2, 3, 4 एसेट्स दिए हैं, एक और दो लाइबिलिटीज दी है। ठीक है, डेटर याद रखें, डेटर में उन्होंने दो नाम दिए, राम रहीम, तो आपको प्लस करके लिखना है। सेम वे क्रेडिटर्स, ये भी दो है, स्वप्ना और रोहित, तो दोनों को प्लस करके लिखना है। और एसेट्स ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस एंड लाइबिलिटीज ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, यानी ऊपर की एंट्री जाएगी डेबिट में और नीचे की एंट्री जाएगी क्रेडिट में। और ये ओपनिंग बैलेंस है, ये कोई जर्नल एंट्री नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस किस तरह पास करना है वो देखना है अभी आपको। तो 1 अप्रैल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पहली तारीख को होता है। तो पहला है कैश एट बैंक यानी बैंक अकाउंट लिखना है आपको पहले। 1 अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट 80,000। फिर डेटर में आपको राम और रहीम यानी 30 और 20 प्लस करके लिखना है। तो यहाँ लिखते हैं सन्ड्री डेटर अकाउंट 50,000। ठीक है, 50,000 कैसे आया बच्चों, 20,000 प्लस 30,000 यहाँ पे लिखा है मैंने। अच्छा, ये जो रेड से और आगे भी मैं रेड से लिखने वाला हूँ, तो रेड का मतलब आपको लिखना नहीं है सम के अंदर, ये खाली आपके समझाने के लिए। ठीक है, तो इसको वर्किंग नोट समझे, इसको लिखना नहीं है। डेटर के बाद है स्टॉक 55,000, वो भी डेबिट में लिखेंगे। स्टॉक ऑफ गुड्स 55,000। बिल्डिंग, ये भी एसेट से, ये भी डेबिट में लिखेंगे 1.5 लाख। तो ये हो गया आपका डेबिट का टोटल। फिर है क्रेडिट साइड यानी लाइबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर 20 और 30 50 लिखना है आपको। तो अब चलते हैं क्रेडिट बैलेंस की तरफ। क्रेडिट बैलेंस यानी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में आती है। दो ही लाइबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर और बैंक लोन। तो यहाँ लिख लेते हैं टू बैंक लोन 50,000 क्रेडिट कॉलम में। और सन्ड्री क्रेडिटर है 20 और 30 यानी 50,000, तो हम लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर 50,000। कैसे आया, 20 प्लस 30, यहाँ लिख दूं ब्रैकेट में। वापस से बोलो, रेड वाला समझाने के लिए, इसको आपको लिखना नहीं है। अब बच्चों ओपनिंग बैलेंस है यानी ये एसेट्स है और ये लाइबिलिटीज है। अगर आप देखें आपका डेबिट का टोटल होता है, तो ये होता है आपका, चारों प्लस करेंगे 3,35,000, जबकि आपका क्रेडिट का टोटल है 1 लाख, यानी ये मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब है क्रेडिट आपका हिस्सा छोटा है। तो क्रेडिट में क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस है, इसका मतलब इसको हमें अज्यूम करना है कैपिटल, यानी ये कैपिटल अमाउंट हो गया 2,35,000। ये 2,35,000 कैसे आया, ये डेबिट को प्लस करके ये क्रेडिट में जो 1 लाख थे इनको माइनस किया तो बैलेंस आया 2,35,000। कैसे है फिर से बताऊं, देखो डेबिट का टोटल आता है 3,35,000, आप चारों प्लस करेंगे। और फिर ये जो क्रेडिट में 50 और 50 यानी 1 लाख था, तो ये दोनों आप क्या करेंगे, डेबिट को क्रेडिट से माइनस कर दें, तो आपका बैलेंस आ गया 2,35,000। और ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था, कैपिटल अगर ढूंढना है तो आपको एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करना है। तो एसेट्स के टोटल थे 3,35,000 और लाइबिलिटी का टोटल था 1 लाख।
तो 3,35,000 में से 1 लाख माइनस किया तो बैलेंस 2,35,000, उसको नाम देना है आपको कैपिटल। नरेशन लिख लें, बीइंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, तो जब ये ओपनिंग बैलेंस आया तो आप इस तरह से एंट्री पास करें। हाँ, उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज होना जरूरी है। खाली एसेट्स दिया है तो आप जनरली पास नहीं कर सकते, और खाली लायबिलिटी दिया तो भी आप जनरली पास नहीं कर सकते। अगर ओपनिंग बैलेंस में एसेट्स और लायबिलिटी है तो ही जनरली पास करें, और फिर आपको क्रेडिट में ही बैलेंस आएगा और उस बैलेंस को आप क्या नाम देना है, कैपिटल। किस तरह करना है मैंने बताया। एसेट्स का टोटल 3,35,000, लायबिलिटीज का टोटल 1 लाख, दोनों को माइनस कर दो तो कैपिटल आ गया। ठीक है बच्चों, अब आपकी नॉर्मल एंट्री यहां से स्टार्ट करते हैं। पहली तारीख को परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1,50,000 फ्रॉम प्रशांत एंड कंपनी लेस 10% टीडी। अब इस सब में जब भी टीडी दिया होता है तो जो वैल्यू दी थी है उसको हम ग्रॉस वैल्यू कहते हैं, और ग्रॉस वैल्यू और ट्रेड डिस्काउंट दोनों ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, इस ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो 1.5 लाख में से 10% आपको माइनस करना है। तो 1,50,000 में से अगर मैं 10% निकालूं तो ये होता है 15,000। तो 1,50,000 में से अगर 15,000 आप माइनस कर दे तो इट विल कम टू 1,35,000। तो आपको 1,35,000 की एंट्री पास करनी है। एनी हाउ परचेज कर रहे हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं, यानी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश का कोई इंफॉर्मेशन नहीं, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो एक परचेज डेबिट होगा, और प्रशांत एंड कंपनी से हमने परचेज किया तो ही इज अ गिवर, और गिवर का रूल बोलता है क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रशांत अकाउंट, यहाँ एंट्री लिखते हैं 1 तारीख को। परचेज अकाउंट डेबिट 1,35,000। कैसे आया 1,35,000, देखो फिर से यहाँ कैलकुलेशन, 1.5 लाख में से 10% माइन निकाला है मैंने, तो 1.5 लाख का 10% आता है 15,000। तो इस 15,000 को 1.5 लाख से माइनस करके आपको लिखना है 1,35,000, ये आपका नेट वैल्यू है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रशांत एंड कंपनी 1,35,000। प्रशांत एंड कंपनी क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अगर ये कैश ट्रांजेक्शन होता तो आप यहाँ क्या लिखते हैं, टू कैश अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख लें, बीइंग परचेज गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। फिर है 4 अप्रैल को, सोल गोज टू मिस्टर अमित शर्मा 70,000 एट 10% टीडी ऑन क्रेडिट। ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है और सेल्स है, मगर यहाँ पे सेल्स आपका इनकम होता है, यानी सेल्स क्रेडिट में जाएगा, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन खुद ही बोल रहा है, यानी शर्मा क्या हो जाएंगे ये डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, हम इसको गुड सोल्ड कर रहे हैं। मगर बच्चों 70,000 नहीं लिखना है, क्योंकि अगेन ये ग्रॉस वैल्यू है। कैसे पता चला ग्रॉस वैल्यू, क्योंकि टीडी दिया हुआ है। तो 70,000 में से अगर 10% निकालूं, एक जीरो कम कर दो, 7,000 नजर आ रहा है। तो 70,000 में से 7,000 माइनस करो तो इट विल कम टू 63,000। तो हमें जो एंट्री पास करनी है वो नेट वैल्यू यानी 63,000 की एंट्री पास करनी है। तो फोर्थ एंट्री पास करते हैं, मिस्टर अमित शर्मा अकाउंट डेबिट 63,000। कैसे आया वो, 70,000 का 10% निकाला तो वो 7,000 आया। तो इस 7,000 को 70,000 से माइनस कर दो तो ये 63,000 आया। तो मिस्टर शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स एट 10% टीडी। बच्चों फिर से बोल रहा हूँ, जो रेड में ब्रैकेट में लिखा है आपको समझाने के लिए लिखा है, वर्किंग नोट है, इसको आपको जनरेटिव में नहीं लिखना है। ठीक है, फिर है 9 तारीख को, परचेज गुड्स फॉर कैश 2 लाख एट 28% जीएसटी अमाउंट पेड बाय एनईएफटी। यानी ये जो पेमेंट हो रहा है बैंक के थ्रू हो रहा है, तो आपका एक अकाउंट बैंक होगा और आपने परचेज किया, यानी परचेज डेबिट होगा। एक्सपेंस है हमारे लिए परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मगर बच्चों इसमें जीएसटी आ गई है। परचेस में जीएसटी मैंने क्या बोला था, इनपुट होता है, यानी डेबिट में आता है। और जीएसटी आपको दो पार्ट में करनी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी 14 और 14% करके। अब इसका वर्किंग नोट थोड़ा शॉर्टकट तरीके से करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने तो वर्किंग नोट लेंथी करके बताया था आपको, ताकि आपको क्लियर स्पेसिफाई समझ में आए। अभी होप सो सबको समझ में आ गया होगा। तो पहले क्या करना है आपको, अगर जीएसटी वगैरह आता है तो आप पहले जनरल पास करें। परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो 9 तारीख को लिखते हैं परचेस अकाउंट डेबिट। और जीएसटी अगर परचेस में आता है तो इनपुट यानी डेबिट में होते हैं, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू पेमेंट एनईएफटी से हो यानी बैंक से हो, यानी टू बैंक अकाउंट। और नरेशन भी अभी लिख लें हम लोग, बीइंग परचेज गुड्स एट 28% जीएसटी। तो पहले आप जनरली लिख लिया, अगर जीएसटी वगैरह है। अब इसको अमाउंट किस तरह डालना है, देखो परचेज वैल्यू यानी गुड्स की कीमत तो 2 लाख है, तो ये जो परचेज है इसके सामने डेबिट कॉलम में आप 2 लाख लिख लें। इस 2 लाख पे आपको जीएसटी निकालना है 28%।
तो 28% यानी 14% सेंट्रल के लिए और 14% स्टेट के लिए। तो इस 2 लाख पे 14% में निकालता हूं तो ये आता है 28,000। वापिस से वही 2 लाख पे आप वापिस से 14% निकाले SGST के लिए, तो इसका भी टोटल हो गया 28,000। तो सिंपल वे आ गया। तो अब क्या करना है, इस तीनों डेबिट को प्लस करके बैंक के सामने क्रेडिट में लिख देना है। तो अगर आप तीनों प्लस करते हैं इट विल कम टू 2,56,000। तो देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन मैंने बता दिया आपको। पहले आपको ये समझना है कि परचेस पे जीएसटी है कि सेल्स पे। परचेस पे जीएसटी है तो आप इनपुट सीजीएसटी इनपुट एचजीएसटी यानी डेबिट में लिखेंगे, और ये अगर सेल्स में होता तो आप क्रेडिट में लिखते आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एचजीएसटी करके। तो ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, परचेज रहेगा तो दोनों डेबिट में आएंगे और सेल्स रहता तो दोनों ये क्रेडिट में आते और वर्ड होता आउटपुट। फिर क्या करना है आपको, जो कॉस्ट प्राइस है ओरिजिनल वो लिखना है पहले, फिर उसके ऊपर जीएसटी का आधा 14 करके आप निकाल दें। तो 2 लाख पे 14% निकाला 28,000, वापिस से 28,000, और फिर डेबिट का तीनों फिगर प्लस करके उसको क्रेडिट के यानी बैंक के सामने टोटल लिख दें। तो ये आसानी से आपका कैलकुलेशन भी हो गया। अब बच्चों 9 हो गया है। अब 12वीं एंट्री, अब ये पेज खत्म हो गया है, ये क्वेश्चन को इधर शिफ्ट कर लेते हैं पहले हम लोग। तो अब 12वीं एंट्री क्या बोलता है, 12वीं एंट्री बोलता है सोल्ड गुड्स टू आदित्य राय 90,000 एट 28% जीएसटी। अब देखो यहाँ पे भी जीएसटी है, मगर यहाँ पे जीएसटी सेल्स पे आ रही है। सेल्स आपका इनकम है यानी सेल्स क्रेडिट में जाएगा, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो आदित्य राय रिसीवर बन गए। तो आदित्य राय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मगर बच्चों अब यहाँ पे जीएसटी है तो जीएसटी सेल्स पे आएगी। अब भी क्या बोला था मैंने, आउटपुट करना है यानी क्रेडिट में डालना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, जेनेटी लिख लें, क्योंकि आदित्य पहले रिसीवर हुआ। तो 12 तारीख को लिखते हैं आदित्य राय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और जीएसटी है इसके ऊपर। तो सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट में आएंगे, मगर वर्ड क्या होगा, आउटपुट। तो टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। नरेशन लिख लें, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट 28% जीएसटी। तो सबसे पहले जब ये आप जेनेटी लिख लें तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस सेल्स या परचेज जो भी हो उसका वैल्यू से आप स्टार्ट करें। तो सेल्स वैल्यू आपको दिया हुआ है 12 तारीख को 90,000। तो यहां लिख लेते हैं हम लोग सेल्स के सामने 90,000। इस 90,000 में सीजीएसटी और एचजीएसटी कैलकुलेट करना है। तो 12 तारीख को जो जीएसटी 28% है यानी 14 और 14 होगा, तो आउटपुट बनेगा 90,000 का 14% 12,600, और आउटपुट एचजीएसटी वापिस से 90,000 पे 14% 12,600। अब आपके क्रेडिट के तीनों फिगर आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे, तीनों को प्लस करके डेबिट में आदित्य राय के सामने लिख देते हैं। तो इट कम्स टू 1,15,200। तो इस तरह से आपको सीजीएसटी एसजीएसटी का कैलकुलेशन आसानी से हो जाता है डायरेक्टली। सबसे पहले वापिस बोला हूं, परचेज हो या सेल्स हो वो फिगर लिखें, फिर इसके ऊपर आप सीजीएसटी एचजीएसटी आधा आधा करके लिखें। 28% क्वेश्चन में दिया यानी आधा आधा। अगर बच्चों यहाँ 18 होता तो 9% 9%, अगर बच्चों यहाँ 12 हो रहा था तो 6% 6%। ठीक है, इस चीज को याद रखना है बस। तो इस तरह से 12वीं एंट्री हुई। अब चलते 15वीं। पेड फॉर रेंट 5,000 एंड सैलरी 18,000। यहाँ पे पेड, देखो बच्चों पेड और रिसीव्ड बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। पेड बोलो तो कैश जा रहा है, रिसीव्ड बोलो तो कैश आ रहा है, यानी कंफर्म ही कैश की एंट्री है। और कैश पेड हो रहा है यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रेंट और सैलरी हमारे लिए नॉमिनल है। अगर हम रेंट और सैलरी पेड कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम, आप डिसाइड करें। अगर हम पेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया है। तो रेंट और सैलरी दोनों डेबिट में जाएंगे और कैश कहां जाएगा, क्रेडिट में। तो 15 तारीख यहां लिखते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 और सैलरी अकाउंट डेबिट 18,000। तो कैश आपका कितना गया, दोनों प्लस करेंगे तो 23,000 आपका कैश निकल रहा है। तो टू कैश अकाउंट 23,000 बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड। तो इस तरह से ये एंट्री होगी 15। अब चलते हैं 17। पेड फॉर प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट 12,000। प्रोप्राइटर्स यानी मालिक, ओनर, बिजनेसमैन। अगर बिजनेसमैन अपना घर का रेंट भरे, अपने घर का टेलीफोन बिल भरे, अपने घर का लाइट बिल भरे, अपने घर के यानी अपने बच्चों का फीस भरे, अपने बच्चों की शादी करे, ये हाउस वर्ड आ रहा है बच्चों, इसका मतलब ये पर्सनल यूज हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है बिजनेस से, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग यानी पर्सनल अकाउंट है।
कंपनी से पैसा निकल के ओनर के पास जा रहा है, ही इज अ रिसीवर या गिवर, ही इज अ रिसीवर। तो 17 तारीख को आपका ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा 12,000। टू कंपनी से क्या निकल रहा है बच्चों, पेड बोलो तो कैश निकल रहा है, तो टू कैश अकाउंट 12,000। बीइंग प्रोप्राइटर हाउस रेंट पेड, ठीक है, प्रोप्राइटर ऑफिस बोलता तो हम रेंट टू कैश लिखते हैं, मगर ये हाउस बोलने का मतलब है ये पर्सनल यूज हो गया है, तो इसलिए अब पर्सनल यूज जब भी वर्ड आएगा तो क्या होगा, ड्राइंग। और ड्राइंग हमेशा डेबिट, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, ये वर्ड याद रखें। अब चलते हैं 20 तारीख को। 20 तारीख इंपॉर्टेंट है, देखो ये नया कॉन्सेप्ट है, इसको समझना पहले। सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेज ऑन 9th अप्रैल एट 20% प्रॉफिट एंड 28% जीएसटी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन उसने घुमा दिया है, मगर इसको बारीक से समझेंगे तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन बोलता है हम बेच रहे हैं गुड्स जो हमने खरीदा था 9 अप्रैल को। तो बच्चों देखो 9 अप्रैल को हमने गुड्स खरीदा था 2 लाख का। 2 लाख पूरा नहीं बेचा है, 2 लाख में से क्या कहा उसने, हाफ। अब 2 लाख का हाफ कर दो, कितना हो गया, 1 लाख आया। 1 लाख का गुड्स आप 20% प्रॉफिट ऐड करके बेच रहे हो, तो 1 लाख का 20% बनता है 20,000। तो 1 लाख प्लस 20,000 यानी 1,20,000 में आप माल बेच रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या बोला, 9 अप्रैल का माल जो 2 लाख है वो हम बेचेंगे मगर आधा, तो 2 लाख से मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, यानी 1 लाख। उस 1 लाख में मैंने 20% प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो 1 लाख का 20% बनता है 20,000। तो 1 लाख प्लस 20 यानी 1,20,000। अब 1,20,000 का आपको एंट्री पास करनी है, फिर उस पर जीएसटी वगैरह कैलकुलेट करनी है। सेल्स की जीएसटी देखो इस तरह से कैलकुलेट करनी है आपको, ठीक है बच्चों। और एक चीज, यहाँ पे कोई नाम नहीं है, यानी ये कैश ट्रांजैक्शन है, यानी आपके पास पैसा आ रहा है। तो हमने 12 में आदित्य राय लिखा था क्योंकि 12 में उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया था कैश के बारे में, और नाम दिया है, और जब भी नाम आता है तो बच्चों क्रेडिट ट्रांजैक्शन बनता है, इसलिए हमने आदित्य राय लिखा। मगर आपको जो 20 तारीख को कहा गया है कोई नाम नहीं है यहाँ पे, यानी ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो 12वां एंट्री सेम लिखना है आपको, खाली आदित्य राय के जगह पे आपको यहाँ पे कैश लिखना है, ठीक है। तो 20 तारीख को एंट्री लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू, सेम लिखेंगे, टू सेल्स। देखो सेल्स फिगर मैंने बता दिया आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है। 1 लाख पे 20% निकालेंगे तो 20,000 आता है, तो जब मैं यहाँ सेल्स फिगर लिखूंगा तो इट विल बी 1,20,000, ठीक है, ये बाद में लिखते हैं, जनरेटिव मुकम्मल करते हैं। टू सेल्स, फिर टू सेल्स के बाद क्या लिखना है आपको, आउटपुट। तो टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एचजीएसटी, नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स एट ऑन कैश एट 28% जीएसटी। तो आपको जो आउटपुट है उस पर जीएसटी निकालनी है, वो बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सेल्स फिगर लिखना है, वापस से बताऊं सेल्स फिगर कैसे है। पहले आपको 9 अप्रैल में जाना है, 2 लाख देखना है, ठीक है, अच्छी बात है। 2 लाख में से कितना माल बेचेंगे, आधा, यानी 1 लाख। 1 लाख पे 20% प्रॉफिट ऐड करें, 1 लाख पे 20% प्रॉफिट कितना है, 20,000, यानी 1 लाख प्लस 20 दैट कम्स टू 1,20,000। तो आपका ये कॉस्ट प्राइस मिल गया आपको 1,20,000। अब इस 1,20,000 पे आपको जीएसटी निकालनी है, 28 बोला है। 14% आउटपुट रहेगा आपका सी जीएसटी का और 14% रहेगा एस जीएसटी का। तो 1,20,000 पे 14% आता है 16,800। उसी तरह से एस जीएसटी 1,20,000 पे 14% 16,800। अब सिंपल है, तीनों प्लस कर दें और कैश के सामने लिख दें 1,53,600। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 20 तारीख को थोड़ा समझना है कि आपको 9 अप्रैल में देखना है, 2 लाख है, 2 लाख का फिर आधा करना है 1 लाख। 1 लाख पे 20% प्रॉफिट ऐड करना है तो अमाउंट आता है 1,20,000। फिर नॉर्मल कैलकुलेशन 1,20,000 पे 14% एंड 14%। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है इसको। देखो अगर एडजस्टमेंट ये एंट्री अगर नहीं समझ में आए, आप पॉज करें वीडियो को, आप फिर से रिवर्स करके चेक करें, तो 1 से 2 बार देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। एक बार आप देखते जाएंगे तो आपको उतना जल्दी समझ में नहीं आता है, तो हर एंट्री को आप 2-2 बार रिपीट करके देखें तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो 20 एंट्री हो गई। अब चलते हैं 25 तारीख को। 25 तारीख को बोलता है पेड फॉर वेजेस 1,500। वेजेस नॉमिनल है, पेड यानी कैश है, वेजेस पेड कर रहे हैं यानी एक्सपेंस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ लिख लेते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट 1,500 डेबिट कॉलम में, टू कैश अकाउंट 1,500 क्रेडिट कॉलम में, बीइंग वेजेस पेड। ठीक है बच्चों, तो ये 25 वाली एंट्री यहां तक पेड वेजेस की मुकम्मल हुई। अभी भी 3 एंट्री बाकी है आपकी, पेज मेरे खत्म हो रहे हैं, तो मैं अब अगले पेज में जाऊंगा।
आप इस एंट्री को अगर नहीं समझ में आए फिर से बोलना बच्चों, वीडियो पॉज करें, उसको रिवर्स करके फिर से प्ले करें, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। हर एक एंट्री अगर नहीं समझ में 2-3 बार रिपीट कर लेंगे तो आपको इजीली समझ में आती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो मेरा पेज खत्म हो गया। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने ऑलरेडी फॉर्म में ड्रॉ करके रखा है। क्वेश्चन यहाँ पे फिर से ले लूँ मैं। वेजेस वाली एंट्री तो हो गई है। अब यहाँ पे 25 वाली एंट्री, यानी अगेन देखो एक डेट पे दो एंट्री हो सकती है, तो वो मुश्किल नहीं है। हाँ, एंट्री अलग अलग पास करनी है आपको। तो अब ये वाली 25 एंट्री यानी परचेज ऑफ फर्नीचर की एंट्री 1,80,000। इस पे भी जीएसटी 12% और अमाउंट जो हो रहा है ट्रांजैक्शन आरटीजीएस पे। वापिस बोला, आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक, एटीएम कार्ड, एटीएम, डेबिट कार्ड, ये कुछ भी वर्ड आएगा इसका मतलब बैंक है वहां पे। एनीहाउ यहाँ पे परचेज फर्नीचर हो रहा है, गुड्स नहीं हो रहा है। अगर परचेज गुड्स होता है तो हम परचेज लिखते हैं, मगर परचेज एसेट्स हो रहा है तो एसेट्स का नाम लिखना पड़ेगा। एसेट्स रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर मेरे पास आ रहा है 25 तारीख को फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे जीएसटी आ रही है, तो जीएसटी में क्या होता है, परचेज में जीएसटी इनपुट होती है, यानी डेबिट में लिखना है आपको इनपुट सीजीएसटी, इनपुट है जीएसटी। टू पेमेंट आपका आरटीजीएस से हो, यानी टू बैंक अकाउंट। नरेशन भी लिख ले, बीइंग परचेज फर्नीचर एट 12% जीएसटी। ये होने के बाद इनपुट आउटपुट का जर्नलिटी पहले पास कर ले, फिर फिगर का कैलकुलेशन करें। फर्नीचर का जो कॉस्ट प्राइस है 1,80,000, तो पहले 1,80,000 लिख लेते हैं। अब इस 1,80,000 पे आपको सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना है, और टोटल जीएसटी 12% है, यानी 6% सेंट्रल के लिए, 6% स्टेट के लिए। किसके ऊपर निकालना है 1,80,000 पे, तो यहां लिख लेते हैं 1,80,000 का 6% में निकालता हूं तो यह आता है 10,800। उसी तरह से एसजीएसटी के लिए भी 10,800। अब सिंपल हो गया, तीनों को प्लस कर दें और बैंक के सामने क्रेडिट में लिख दे, तो इट कम्स टू 2,01,600। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट याद रखें। वापस बोलो, रेड में जितना भी लिखा है ये आपके लिखना नहीं है जर्नल एंट्री के अंदर, ये वर्किंग नोट है, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। अब चलते हैं 28 तारीख को। सोल्ड एन ओल्ड फर्नीचर ऑफ ₹20,000 फॉर ₹12,000। मैंने एक फर्नीचर बेचा जिसकी कीमत थी 20,000, मगर जब मैं उसको घर से बाहर लेके गया बेचने के लिए तो पब्लिक ने मुझे सिर्फ 12,000 रुपया दिया। अब बच्चों बताओ, नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? नुकसान हो रहा है। 20,000 की कीमत का 12,000 रुपये मिल रहा है, यानी 8,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो बच्चों इसके अंदर 3 अकाउंट है। एक तो फर्नीचर जिसकी कीमत है 20,000, दूसरा है कैश जो 12,000 मिल रहा है, और तीसरा है लॉस जो 8,000 है। यहां दिखाया नहीं गया, वो आपको समझना है। यहाँ पे 3 अकाउंट है। तो अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब रूल लगाना है, फर्नीचर हमारे पास से जा रहा है यानी फर्नीचर क्रेडिट होगा। हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है 12,000, तो पहले 12,000 लिख लेते हैं। 28,000 को कैश अकाउंट 12,000, और मैंने बताया 8,000 लॉस है इसके अंदर। अब बच्चों लॉस वर्ड ही बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी लॉस भी कहां लिखना है आपको, डेबिट में। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 8,000, ये छुपा हुआ 8,000 है, वो आपको समझना है। अगर बच्चों यहाँ पे 20,000 फर्नीचर आप बेचने गए और अगर आपको 22,000 कैश मिला होता तो 2,000 का क्या हो जाता, प्रॉफिट। और प्रॉफिट होता तो आपको क्रेडिट में लिखना पड़ता, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, तो लॉस आया यहाँ पे इसलिए मैं लॉस लिख दिया हूं। और हमारे पास से फर्नीचर जो गया है उसकी कीमत है 20,000। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू फर्नीचर अकाउंट 20,000, बीइंग सोल्ड फर्नीचर एट लॉस। ठीक है, वापिस से बोल रहा हूँ, अगर बच्चों प्रॉफिट होता तो आपको लॉस के हटा के नीचे क्रेडिट में लिखना पड़ता टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000, जो भी प्रॉफिट होता। तो आगे अगर कभी कोई एंट्री आई प्रॉफिट की तो आप ध्यान देना, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू प्रॉफिट। ये सब में आपको लॉस बताया है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। और लॉस हमारा डिफरेंस फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है। 20,000 का माल था, 12,000 मिल रहा है, यानी 8,000 का क्या हो गया बच्चों, लॉस। अब 30th को जाते हैं, लास्ट एंट्री है सोल्ड शेयर्स। आप शेयर बेच रहे हो जिसकी कीमत है 10,000, मगर आपने बेचा है 15,000 में, और पेमेंट चेक से आया, और ये चेक बोलता भी नहीं तो भी बच्चों आपको पैसा चेक में ही मिलता है, यानी बैंक में ही मिलता है, क्योंकि यहाँ क्या वर्ड है, शेयर्स। और शेयर्स खरीदा जाए या शेयर्स बेचा जाए, ये हमेशा बैंक से ट्रांजेक्शन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट एंट्री ध्यान से समझे।
सबसे पहले हम बेच रहे हैं तो हमारे पास चेक से पैसा आ रहा है, यानी बैंक रिसीवर बन रहा है हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, 15,000 मिल रहा है। अब यहाँ पे बच्चों ये बताओ, 10,000 का माल था हमारे पास, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, व्हाटएवर है, एसेट्स है मेरे लिए। 10,000 का कीमत है शेयर का, मगर मिल रहा है 15,000, यानी 5,000 का अब यहाँ पे क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो पैसा मिला 15,000। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 10,000 निकल रहा है आपके पास है, टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर 10,000 का माल निकल गया, और 10,000 के बदले मुझे मिल रहा है 15,000, यानी 5,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और अब भी बताया था मैंने, प्रॉफिट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आपको इनकम हो रहा है, फायदा हो रहा है 5,000 का, गेन मिल रहा है, तो गेन हमेशा कहां था, क्रेडिट में, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स 5,000। तो इस तरह से 15,000 डेबिट में आया और 15,000 क्रेडिट में भी आ गया। देखो, लॉस की भी एंट्री आ गई और प्रॉफिट की भी एंट्री आ गई, इसको समझना है आपको। लॉस होगा तो डेबिट में, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में। नरेशन लिख लें, बीइंग शेयर ऑफ 10,000 सोल्ड फॉर 15,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने सारी एंट्री मुकम्मल कर ली। 30th तक लास्ट एंट्री थी, उसको बंद करना है। अभी बंद करने का रूल क्या है बच्चों, आपको डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल करना है। कहां से, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक। तो 1 तारीख से 30 तारीख तक डेबिट को पूरा प्लस करना है, और उसको बोलते हैं हम लोग टोटल। तो डेबिट का टोटल बनता है मेरा 13,30,900, 13,30,900। उसी तरह से आपको क्रेडिट टोटल करना है, कहां से, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक। तो पूरा प्लस करते हैं तो इसका भी टोटल आता है 13,30,900। तो इस तरह से आपके ये सम हो गया टैली, और टोटल भी आ गया, पूरी एंट्री मुकम्मल कर ली हमने। यहाँ पे आपको मैंने जीएसटी शॉर्टकट तरीके से निकालना वो भी सिखाया आपको। और यहाँ पे एक्स्ट्रा एंट्री आई प्रॉफिट और लॉस की। देखो यहाँ पे लॉस डेबिट, प्रॉफिट क्या हो गया आपका, क्रेडिट। तो पूरी एंट्री देखें, पूरी जर्नल एंट्री। अगर नहीं समझ में आया वापस से बोलो, रिपीट करके देखें, क्योंकि एक बार में जल्दी समझ में नहीं आता है। तो आप क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करके रिवर्स करना है, रिपीट करना है, और रिपीट करके फिर से देखें। तो आप 2-3 बार अगर एक जर्नल देख लेंगे तो आपको पूरा सम इजीली समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बनाएंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।